वेलकम बैक नाजरीन। चूंकि हम ब्रेक पे थे, वसीम कादर साहब ने गुफ्तगू शुरू की थी, तो मैं चाहूंगा सिलसिला उन्हीं से शुरू हो। जी अक्सर जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि मेरी नाक़िस अक्ल के मुताबिक दीन हमारा बेस करता है हुकूक अल्लाह और हुकूकुल बात पे। हुकूक अल्लाह तो हमने किसी ना किसी मसलक के तहत या डरते हुए किसी ना किस तरह से अपनाने शुरू कर दिए, लेकिन हुकूकुल बात जिसने मुआशरा डेवलप करना था। देखिए बच्चा स्कूल में तो बाद में जाता है ना जी, पहले 5-4 साल वो घर में अपनी माँ से, सबसे बड़ी मोल्लम उसकी माँ है, वालदा है उसकी, ठीक है जी, वहाँ से वो बेसिक चीज़ें सीखता है। मैं ये समझता हूँ कि उसमें कमी आ गई, वालदैन ने वो टाइम अपने औलाद को नहीं दिया, वो आने वाली नस्ल को नहीं दिया, जिसमें इसी मुआशरे की कदरें थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे थे तो हमें हुक्म था कि मगरब की अजान जब आप सुनो, जिस जगह भी हो आप घर आ जाओ। तो हम खेलते होते थे, हम मगरब की अजान सुननी, हमने वहीं बैठ गेंद छोड़ना, हॉकी छोड़नी और घर आ जाना। और इसी तरह बताया जाता था घर में बैठ के कि आपने बड़े भाई से बात किस तरह से करनी है, कौन से आपके राइट्स हैं, छोटे में आपको कहाँ मार्जिन मिल जाता है। ठीक, ये वो कदरें थी जो अब इस मुआशरे में नजर नहीं आ रही बदकिस्मती से। मैं ये नहीं कहता कि 100% खत्म हो गई, बात वही तरबियत की आ गई ना, वो तरबियत नहीं हो पा रही। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमने, इस मुआशरे ने खवातीन को इग्नोर किया, उनको उनका जायज मुकाम नहीं दिया। दुरुस्त बात है। और ये उसका रिजल्ट था। और हमने खवातीन को वो वाले हकूक देने की कोशिश की जो वेस्ट मांगता है। अच्छा, दूसरी बात आप देख लेना जी, हमारे मुआशरे में कहा जाता था कि खानदान दादकों से चलता है, इसी तरह से ना, ददियाल से। आज पोजीशन ये है कि घर में ताया चचा बुरे मोस्टली और मामू जो है वो चंदा मामू बन के बैठ गए घर में। अब ये नहीं कहते कि मामू का मुकाम नहीं है, लेकिन वो कदरें हमने लूज की और इस वजह से मुआशरा बेरा रवि का और हमें कुव्वत बर्दाश्त। चंदा मामू का कॉन्सेप्ट वो हिंदुआना कॉन्सेप्ट है, इसलिए स्कूल जाने से पहले ये ज्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे जमात इस्लामी। स्कूल जाने से पहले ये कदरें बड़ी जरूरी थी जिसको हमें डेवलप करना है, और ये ऐन हमारे दीन के मुताबिक है। अच्छा, मैं समझता हूँ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि तरबियत जो है वो वालदा और पहली जो आपकी दरसगाह है वो वालदा की गोद है, ठीक है। और वालदा की गोद से आप निकलते हैं, ननिहाल से प्यारा रिश्ता यकीनन नहीं है कोई दुनिया में, लेकिन जो खानदान की बात आप कर रहे हैं वो तो यकीनन ददियाल से है। और मैं समझता हूँ कि वही बात है, वही जस्टिस करने वाली बात है, इंसाफ करने वाली बात है कि ददियाल और ननिहाल का जो है सिलसिला वो चलता रहे। तरबियत दोनों घरों से शुरू होती है। और हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मसाइल की तरफ भी आते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, यूथ जो है वो कोशिश कर रही है किसी भी जलसे में, चाहे वो जमात इस्लामी का जलसा हो, चाहे तहरीक इंसाफ का जलसा हो, चाहे मुस्लिम लीग नून का जलसा हो, आप देखें यूथ पेश नजर आती है। शायद वो इस मसाइल जो है, इस मसाइल ज़दा जो मुल्क है, इसको निकालना चाहते हैं इस गर्दाब से। और उनको शायद जिस तरह कोई इस तरह की फिसलने वाली चीज को हाथ डाले और हाथ बार बार फिसल जाए। मैं तो यूथ का हाल देख रहा हूं, यूथ शायद तरबियत की जरूरत थी, वो हम नहीं कर सके, लेकिन उनमें पोटेंशियल उतना मौजूद है। जीन्स तो वही है ना जी, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत। आज भी आप दो कौमी नजरिए की बात करें तो बच्चे आपके सुनते हैं, कायदे आज़म की बात करें तो बच्चे आपके सुनते हैं। फिर वो सोचते हैं, जब उनको बताया जाता है कि अगर हम वहां होते जब पार्टीशन नहीं होती थी, पार्टीशन से पहले कोई मुसलमान जो है वो A+ कैटेगरी में ऑफिसर नहीं था, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं था, वहां कोई हुकूमत में हमें कोई इतना कोई खातर खा हमारा हिस्सा नहीं था, जबकि उससे पहले, अंग्रेज से पहले यहाँ हुकूमत ही मुसलमानों ने की है पूरे इस खित्ते में। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं कि इस वक्त जो मुसलमान है ये बेचारे क्यों हैं? इसमें जो बेचारगी आपको नजर आती है मुसलमानों की, आप जहां भी चले जाएं, बुनियादी बात जो है ना जी, वो इसी से शुरू होती है, इल्म से। कि बतजरीज जब इल्म से हमारा नाता टूटा है ना जी, कुरान से टूटा है, क्योंकि कुरान जो है ये तमाम जो उलूम हैं इसी से फूटते हैं हमारे। और बहुत ही तरीके से उन्होंने हमें इससे डिसोसिएट किया इस मामले के अंदर। और इसमें स्पेशली जो फोकस है इस वक्त भी उनका, कि जो हमारी यूथ है इसको बिल्कुल एमलेस कर दिया जाए और इनको जो है वो असल से हटा दिया जाए और दुनिया की रंगीनियों के अंदर इसको जो है वो फंसा दिया जाए। आप बात कर रहे थे, इन्होंने भी बात किया ना जी, कि यकीनन इसमें जो माँ की गोद है वो तरबियत गाह है। लेकिन अब मैं ये अर्ज करूँगा कि अब इसमें मीडिया भी आ गया है। अब हर घर के अंदर ये टीवी का डब्बा मौजूद है और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है।
और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो सर्वेज हुए हैं उसमें ये बात आई है कि 74% ऑफ द पॉपुलेशन जब किसी मामले के अंदर को फैसला करने लगते हैं तो वो गैर महसूस अंदाज के अंदर उनके जहनों में रहनुमाई वही होती है जो मीडिया से ली हुई होती है। बिल्कुल। और इस वक्त बहुत ही बड़ी जो जिम्मेदारी है इस हवाले से मीडिया के ऊपर आयद होती है, लेकिन मैं माजरत से अर्ज़ करूँगा कि मीडिया के सामने ही बैठा हूँ, मीडिया इस जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर रहा है और बतदरीज हमारे माशरती और इक़दार को तब्दील करने के लिए ये मीडिया पार्ट प्ले कर रहा है, बेरारवी की तरफ है और को गैदरिंग्स की तरफ है और ख़वातीन का बतदरीज अब जो हमारे इश्तिहार हमारे अच्छा वही हम बात कर रहे हैं ना, कोशिश हो रही है, मफाद की बात कर रहे हैं ना। अब देखें चंद जिस तरह हर शोबे में काली भेड़े मौजूद हैं, यकीनन मीडिया में भी वो काली भेड़े मौजूद हैं जो हमारे हमसाया मुल्क के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, हमसाया मुल्क के ड्रामे दिखा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है, लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं, मैं तो इसमें आगे बात मुकम्मल नहीं हुई थी। जी जी। रॉयल चैनल जो है वो एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन है इस मामले के अंदर और ज़ोहर भट्टू साहब जो आपके चैनल को मतलब ऑन करते हैं उनसे कभी कभी टेलीफोन पे बात होती है और वो बड़े एक दर्दमंदी के साथ इस कौम के बारे में सोचते भी हैं और आपका चैनल जो है वो ऐसे प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करता है जहाँ बाकियों में इसकी रवायत नहीं है और एक ख़ास विजन और एक साथ सोच के साथ, तो ये खुशाइंद है बहरहाल, क्योंकि ये चीज़ भी मौजूद है कि जहाँ बेरारवी की तरफ है वहाँ एक खैर और शर साथ साथ है ना जी, रोशनी की किरण भी इस हवाले से इसके अंदर मौजूद है। मैं इसमें अर्ज़ करूँगा कि मैं खुसूसन क्योंकि मेरे भाई लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ और ये पाकिस्तान की खालिक जमात होने का दावा भी करते हैं इस हवाले से कि मुस्लिम लीग ने ज़ाहिर है मुस्लिम लीग ने इस हवाले से मेहनत की और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक बिल्कुल भरपूर विजन के साथ और अब ये जो एक बिल्कुल एक मुहिम है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के विजन को क्लाउडी कर दिया जाए और कहा जाए कि जी ये वो तो इस किस्म का कोई माशरा नहीं चाहते थे, तो वो तो एक लादीन और सेकुलर स्टेट के हामी थे। हालांकि मुझे याद है कि 1944 में ये किताबों के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है कि बम्बे के अंदर एक प्रोग्राम जब इख्तिताम हुआ तो साफिया ने सवाल किया कि वेल मिस्टर जना क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज नाउ इनएविटेबल और मुल्क जो है वो दसातीर के ऊपर चलते हैं तो पाकिस्तान का दस्तूर कैसा होगा। तो उन्होंने एक लम्हे सोचे बगैर कहा कि हमारा दस्तूर तो 1400 साल पहले आ गया, हमें किसी नए दस्तूर की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमारा दस्तूर तो कुरान है। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है, आपकी बात दुरुस्त है। जी डॉक्टर साहब, आपने जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है बड़ा वाज़े और बड़ा क्लियर है, उसमें उन्होंने मीडिया को भी कसूरवार ठहराया है और यकीनन ऐसा हो सकता है। आप क्या समझते हैं? देखिए सर, इस पे दो एक पहला वाला पॉइंट जो डॉक्टर साहब का था उससे मैं डिसएग्री तरह करता हूँ, जो उन्होंने कहा है कि ज़बान सिर्फ उर्दू रहनी चाहिए। देखिए दूसरी एक इंटरनेशनल ज़बान भी होनी चाहिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर ही बंद होकर नहीं रहना, हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करनी। जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करनी और इंटरनेशनल बिजनेस करना और इंटरनेशनल आपने बाकी मुल्कों के साथ सारी चीजें दुनिया के साथ कट तो नहीं सकते ना। अच्छा, इन्होंने उसकी वजाहत की है वैसे कि जी अपना मैंने तो ये क्लैरिफाई कर दिया था कि ये अंग्रेजी, अरबी और चाइनीज हमें सीखनी चाहिए, लेकिन मीडियम ऑफ एजुकेशन जिसमें बच्चे ने एब्जॉर्ब करना है, अंडरस्टैंड करना है, वो जबान मादरी ही होनी चाहिए। जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर, चाइना के अंदर जितना भी इल्म डेवलप होता है ना जी, वो अपनी ज़बान के अंदर उसको ट्रांसलेट करके फिर बच्चे को ट्रांसमिट करते हैं और अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। मैं खुद जब चाइना 2 दफ़ा गया हूँ, इस दफ़ा भी गए तो उनके वाइस फॉरेन मिनिस्टर के साथ हमारा डायलॉग हुआ तो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे थे, मुझे हैरत हो रही थी कि वो ची चा चू चू करते एकदम वो अंग्रेजी में बोलना शुरू हो गए और बड़ी ज़बरदस्त अंग्रेजी थी। असल में ये अडॉप्ट तो हमें सीखनी तो चाहिए। ये देखिए जी, हमारे स्कूलों के अंदर कहते हैं जी लैंग्वेज ऑप्शनल है और कई स्कूलों के अंदर फ्रेंच है। फ्रेंच सीख के आपको वो फायदा नहीं होने लगा जो आपको इंग्लिश सीख के होने लगा। एक मुल्क फ्रेंच बोलते हैं, 2 या 3 या 4 5 मुल्क फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है जी, जहां पे फ्रेंच कॉलोनीज में आप चले जाए। इंग्लिश एक मीडियम है जिसको आपको सीखना पड़ेगा वेदर यू लाइक इट और नॉट, क्योंकि आपने इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ डील करना है। सेकंड पॉइंट, जो मीडिया का पॉइंट क्या कहा गया, मेरे ख्याल से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें जिस तरह ये टीवी के ऊपर इंडियन
इन्फ्लुएंस जो सारा हमारे ऊपर आया है, जितना नुकसान उसने हमें दिया मेरे ख्याल से किसी चीज ने नहीं दिया। आप ये देखें कि इंडिया में हमारा एक चैनल अलाउड नहीं है। आप इंडिया में जाके देखें, पाकिस्तान का एक चैनल नहीं आता। इधर 100 में से 70 चैनल इंडिया के चल रहे हैं। कहीं पे उनके गाने लगे हुए हैं, फिल्में चल रही हैं, उनके ड्रामे चल रहे हैं। आप घर में ये तक देखें कि जो घर में आपके काम करने वाले लोग हैं वो बैठ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के सारे लोग टीवी देख रहे होते हैं। तो इंडियन इन्फ्लुएंस को हमें अपने आप को खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जो बात कर रहे थे कि हमारे यूथ बड़ा डिप्रेस्ड है और बड़ा कोशिश करता है वो निकलने की इस गर्दाब से, इन हालात से। किसने किया हुआ है? हम लोग अशेम्ड, हमारा यूथ अशेम्ड क्यों है? हमारे हुक्मरानों ने भी, जो इंटरनेशनली हमारा चेहरा बनाया हुआ है अपने मुल्क का, जो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हमें मिली, वो एक इंटरनेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट भी हमें नहीं मिली। आप जब ग्रीन पासपोर्ट कहीं लेके जाते हैं तो वो आपको 10 फुट बाहर एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। क्यों खड़ा करते हैं? क्योंकि ये हमारे हुक्मरानों ने हमारे साथ किया, ये हमने नहीं किया। इन्होंने उनके जूते पॉलिश करके और उनके वफादारी करके बजाय कि अपने मुल्क के साथ वफादारी करते, उनकी वजह से ये सारे मुल्क पे इफेक्ट आता है, ये सारी यूथ पे इफेक्ट आता है, ये हर इंडिविजुअल पे इफेक्ट आता है जो इन्होंने हमारे साथ इंटरनेशनली डिसरिस्पेक्ट हमें करवाया एज अ पाकिस्तानी। तो ये सारी चीजें जो है ये जवाब भाई ऊपर से नीचे तक खराब हुई नहीं है। अच्छा मैं ये आपको मैं एक पॉइंट बता दूं, आप देखें इजिप्ट में जो रेवोल्यूशन आया, ज्यादातर यूथ ही थी ना, फरवरी में आया, आज जून में देखें इलेक्ट, ये कौमें होती हैं जून में आज एक पूरी नई इलेक्शन हो गए, सब कुछ सेट हो गया। सारे कह रहे थे पता नहीं कितने साल खून खराबा चलता रहेगा। नहीं, जो लोग तैयार हो, जो लोग चाहते हो कि मुल्क आगे उनका बढ़े और चले और सही रास्ते पे आए, वो 4 महीने में अपने मुल्क को ठीक कर देते हैं। लेकिन उसमें जरूरत यह होती है कि आपकी नीयत कितनी है ठीक करने की। असल चीज नीयत है। और हम उस तरफ आ गए हैं कि यूथ हमारी, अगर आप देखें दहशतगर्द अनासर में से कुछ लोग अगर पकड़े जाते हैं, अगर उनकी तस्वीरें या उनको आप टीवी पे पेश करते हैं तो आपके लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि नौजवान लोग सामने कोयटा से अगर पकड़े जाते हैं, पेशावर से पकड़े जाते हैं, पंजाब से पकड़े जाते हैं, उनमें कोई मिचोर जो दहशतगर्द कभी आपको नजर नहीं आया। 100%। लिहाजा वहां पे आप देखें तरबियत की कमी, आप देखें कि जायरीन की बस जो है उसको निशाना बनाया जाता है। और कोयटा में आए दिन वाकयात होते हैं, कराची में आप टारगेट किलिंग देख लें। ये मेरा तीनों से मुश्तरका सवाल है कि इस वक्त यूथ जो है उसको ऐसा क्या करना चाहिए, उनको किस किस्म की तरबियत की जरूरत है कि वो इन अगयार के हाथों में ना खेलें। क्योंकि हम नहीं समझते कि कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इनकी कोई ट्रेनिंग कर रहा है या कोई पाकिस्तानियत पे प्रचार करने वाला कोई इनको खुदा न खास्ता इधर उधर भटका रहा है। और हम तो ये साफ समझते हैं, हमें समझ भी आती है कि यहाँ पे अगयार की एजेंसीज काम कर रही हैं, जिसमें मैं तो बांगे दोहल नाम लेता हूँ। ये रॉ है, ये अपना अमेरिकन CIA है, कुछ और जो है मोसाद हैं, ये हमारे मुल्क को तहस नहस करने पे तुली हुई हैं। ये सवाल है, मैं ब्रेक के बाद जवाब लेता हूं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा, इस सवाल का ब्रेक के बाद जवाब लेते हैं।